नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिंद पर। अब मेरा हुलिया देख के आप समझ चुके होंगे कि आज सर्दी जो है वो कितनी भयंकर है। बहुत भयंकर सर्दी आज आसिंद के अंदर। ठिठुर गया था जब मैं यहाँ पहुँचा था सुबह सुबह। ठीक है, तो आप भी अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। चलिए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं कि हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आपके डाईएजोनियम लवण के बारे में। डाईएजोनियम लवण क्या होता है, उसके बनाने की विधियों के बारे में, उसके रासायनिक गुणों के बारे में बात हमने की थी। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे साइनाइड के बारे में। साइनाइड क्या होता है, आइसोसाइनाइड क्या होता है, इसके बनाने की विधियां क्या है, इसकी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपके जो टॉपिक है जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रो यौगिक, मैं इनको एक एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, साइनाइड छोटा सा टॉपिक था, सॉरी आपके डाईएजोनियम लवण जो है छोटा सा टॉपिक था, अपन ने उसको छोटे से वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। मात्र आधे घंटे का वीडियो था। इससे ज़्यादा कि आपको देखो कहीं पर भी आप देखोगे, यूट्यूब पे कहीं भी देख लो, इससे बड़ा वीडियो आपको उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बड़ा हो, लेकिन मतलब 1-1.5 घंटे का वीडियो जो है डाईएजोनियम लवण के ऊपर नहीं मिलता है। छोटा टॉपिक है। ठीक है, आज हम बात करेंगे साइनाइड के बारे में। साइनाइड क्या होता है, आइसोसाइनाइड क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड। साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइसोसाइनाइड क्या होते हैं ये, और इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण तो वैसे मैं बार बार आपको कहता ही हूँ कि आप खुद से पढ़ना है आपको। ठीक है, नोट्स हमने प्रोवाइड करवाई रखे हैं, वहाँ से आपको डिटेल में ये चीज़ें सारी मिल जाएगी, नोट्स वगैरह। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ये क्या होते हैं। देखिए साइनाइड क्या होगा। साइनाइड की अगर अपन संरचना की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार का होता है साइनाइड। और आइसोसाइनाइड की अगर अपन बात करें तो ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी होती है, जिसमें एक जो बंध होता है वो उपशेष होता है और यहाँ कार्बन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं इसमें, इस प्रकार से। ठीक है, ये होता है आइसोसाइनाइड। अगर मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूं, हाइड्रोजन जोड़ दूं, और यहाँ पे भी मैं क्या जोड़ दूं, हाइड्रोजन जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन साइनाइड, ये हो जाएगा हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। इससे बड़ा परिचय अपन इसका कुछ दे भी नहीं सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं जोड़ देता हूं, मान लो आर जोड़ देता हूं, क्या जोड़ देता हूं, आर, यानी RCN, और यहां जोड़ देता हूं मैं RNC। तो जिस प्रकार से इसको अपन ने कहा था हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, एल्किल साइनाइड, और ये हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये एग्जैक्ट नाम तो मैं इसके नहीं कह सकता क्योंकि अभी इसका अपन नामकरण पढ़ेंगे उसके वहां पे अपन इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते। तो ये अपन सीधे इसके नामकरण पर ही आते हैं, साइनाइड का और इसका। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा है, कुछ भी ना है ना। ठीक है, ले ले। चलो अब देखिए, पहले अपन करते हैं साइनाइड का नामकरण करते हैं। किसका नामकरण करते हैं, साइनाइड का नामकरण। देखिएगा, साइनाइड के नामकरण की अपन बात करेंगे। सबसे पहले कि साइनाइड का नामकरण अपन कैसे करेंगे, समझिएगा आप इसका। साइनाइड का नामकरण है ना। साइनाइड के नामकरण की अगर मैं बात करूं, यहां पर थोड़ा ये इंक की ज्यादा भर्दी मार करके अंदर कुछ ज्यादा ही भर्दी है इसके अंदर, इंक में साफ कर देता हूं इसको थोड़ा। देखिए साइनाइड की अगर अपन बात करें तो एक तो होगा इसका सामान्य नाम होगा, एक आता है अम्ल के आधार पर, और एक आता है आपका IUPAC नामकरण। तो सामान्य नाम अपन क्या करते हैं, एल्किल साइनाइड। क्या लिखेंगे इसका, एल्किल साइनाइड। देखिएगा, सामान्य नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका अपन क्या लिखते हैं, एल्किल साइनाइड। क्या हो जाएगा, एल्किल साइनाइड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं IUPAC नाम के बारे में तो ये हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है जी, तो दो नाम इसके मेन अपने को देखने हैं। एक तो सामान्य नाम क्या लिखते हैं अपन, एल्किल साइनाइड लिखते हैं, और IUPAC में क्या लिखते हैं, एल्केन नाइट्राइल। देखिए बहुत इजी है रे, बहुत इजी। देखना इधर ध्यान से। अब मैं लिख रहा हूं जैसे सबसे पहले CH3CN,
अब आपसे कहा जाए कि इसका सामान्य नाम क्या होगा, देखिएगा ये एक कार्बन है और इसको अपन बोल सकते हैं देखो एल्किल साइनाइड, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं मेथिल, और ये क्या हो जाएगा साइनाइड, तो सामान्य नाम इसका क्या हो जाएगा मेथिल साइनाइड, क्या हो जाएगा मेथिल साइनाइड। ठीक है, अगला अपन बात करें इसके आईयूपीएसी नाम की, तो एल्केन नाइट्राइल। अब ये कार्बन एक है तो एक को अपन क्या बोलते हैं मेथेन बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं मेथेन, तो क्या हो जाएगा मेथेन नाइट्राइल, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम, क्या हो गया आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसके चलो अपन कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया। तो सामान्य नाम तो क्या लिखेंगे अपन एल्किल साइनाइड लिखेंगे और आईयूपीएसी नाम में क्या हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल। अगर देखो यहां पर अगर मान लो अम्ल के बारे में लिखा जाए, किसके बारे में अम्ल के बारे में, तो अम्ल का अपन जैसे मान लो कि कार्बन एक हो तो उसके अपन क्या बोलते हैं बोलो, एक को अपन क्या बोलते हैं फॉर्म, दो को क्या बोलते हैं एसिड, तीन को क्या बोलते हैं प्रोपियोन, चार को क्या बोलते हैं ब्यूटर, पांच को क्या बोलते हैं वेलेर। तो यहां पर क्या हो जाएगा दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा इसका नाम एसिटोनाइट्राइल। अम्ल के आधार पर बात करें, किसके आधार पर अम्ल के आधार पर, तो क्या हो जाएगा एसिटोनाइट्राइल, क्योंकि दो कार्बन को अपन क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं। मिटा दे इसको, चलो इसके और एग्जाम्पल करके देखते हैं अपन फिर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी साइनाइड, इसमें लगभग सारी रिएक्शन आपको वही मिलेगी पुरानी अभिक्रियाएं। देखिए इधर और लेते हैं अपन इसका, जैसे लिख रहा हूं मैं C2H5CN। ठीक है, सामान्य नाम की बात करेंगे तो क्या कहते हैं एल्किल साइनाइड, तो सामान्य नाम इसका क्या हो जाएगा एथिल साइनाइड, क्या हो जाएगा एथिल साइनाइड। अगर मैं बात करूं आईयूपीएसी की तो आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल, सॉरी क्या हो जाएगा एथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल। और बात करते हैं बंदे को जैसे CH3 CH2 CH2CN, इसका क्या हो जाएगा प्रोपिल, सामान्य नाम क्या हो जाएगा या एन प्रोपिल कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी अपन श्रृंखला बना सकते हैं अब एन प्रोपिल साइनाइड। ठीक है, और आईयूपीएसी क्या हो जाएगा प्रोपेन साइनाइड, सॉरी प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। अगर मैं इसकी एक तरफ शाखा बना दूं इस तरह से, मान लो CH3 CH और यहां लिख देता हूं मैं CH3 इस प्रकार से। ठीक है, फिर लिख देता हूं मैं ये CN, तो एक तरफ शाखित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आइसोप्रोपिल, क्या बोल देंगे इसको आइसोप्रोपिल, क्या बोल देंगे आइसोप्रोपिल साइनाइड। ठीक है, और अब यहां पर अंकन करेंगे अपन 1 2 3, तो 2 पे क्या जुड़ रहा है बताओ साइनाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये एल्केन यानी क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 नाइट्राइल, प्रोपेन 2 नाइट्राइल। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके साइनाइड का नामकरण। किसका हो गया साइनाइड का नामकरण। ऐसे बहुत सारे ढेरों सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा कुछ ना है इसके अंदर। ठीक है, वैसे इसका और भी देखो और अलग अलग तरीके हैं। कई बार जैसे मान लो कि इसको ऐसे नाम दे देते हैं, जैसे मान लो कि इसको यहाँ से, तो वो भी मैं कर देता हूँ। चलो ये थोड़ा आई थिंक बाई मिस्टेक अंकन यहाँ से कर लेते हैं अपन 1 2 3 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल, क्या हो जाएगा 2 मेथिल, फिर कार्बन कितने 2 मेथिल प्रोपेन या एथेन हो जाएगा इसके अंदर 2 मेथिल एथेन नाइट्राइल, है ना अंकन 1 2 3। ठीक है, तो इसको अपन नाइट्राइल के रूप में कंसिडर कर देते हैं अपन, मिटा दें। चलो अगला आता है देखो आइसोनाइट्राइल या सॉरी आइसोसाइनाइड का नामकरण। आइसोसाइनाइड
आइसोसाइनाइड का नामकरण देखो कैसे करेंगे अपन। आइसोसाइनाइड, ठीक है। आइसोसाइनाइड के नामकरण में देखिएगा सीधा सा इसका जो सामान्य नाम होगा उसमें तो अपन क्या लिखेंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड। उसमें क्या लिख देंगे, कार्बिल एमीन। बाकी कुछ नहीं करना है, सीधे सारे सामान्य नाम में क्या लिख दोगे आप, एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है जी। और आईयूपीएसी में आप क्या लिख दोगे, आईयूपीएसी में आप लिख दोगे एल्केन कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन। आइसोसाइनाइड के रूप में अपन ये लिखते हैं एल्केन कार्बिल एमीन। चलो करते हैं अपन एग्जांपल। जैसे सबसे पहला लिखता हूं मैं, जैसे CH3NC होगा, सॉरी आइसोसाइनाइड यानी NC, CH3NC। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके सामान्य नाम के बारे में। तो क्या हो जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यहां पर एल्किल के रूप में क्या है, मेथिल है, तो क्या हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और अगर हम बात करें आईयूपीएसी नामकरण के बारे में, देखो आईयूपीएसी नामकरण की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, एल्केन कार्बिल एमीन। तो एल्केन में यहां पर क्या है, ये मेथेन, तो क्या हो जाएगा, मेथेन कार्बिल एमीन। बाकी सारे नामकरण सेम होंगे, मुझे कुछ करवाने की आवश्यकता है ही नहीं, समझ लो। बाकी जितने भी जो नामकरण है वो सब क्या होंगे, सेम होंगे। इसी प्रकार से कार्बिल एमीन लिखना है, एनसी की जगह आपको क्या लिख देना है, कार्बिल एमीन। बाकी एज इट इज सारे के सारे नामकरण ऐसे ही होंगे। आप चाहे मान लो कि जो भी मैंने एग्जाम्पल करके देखे थे, ठीक है जी, मिटा दें। चलो अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की विधि के बारे में, कैसे इसको हम बनाते हैं उसको लेकर चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, साइनाइड व आइसोसाइनाइड निर्माण की विधियां। साइनाइड व आइसोसाइनाइड निर्माण की विधियां। सबसे पहला आएगा एल्किल हैलाइड से। 10वें पार्ट के अंदर पढ़ चुके, बहुत ही मजेदार तरीके से। एल्किल हैलाइड से देखिएगा, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, देखो RX होते हैं, और अपन जानते हैं जब अपन इस RX की क्रिया किससे करवाते हैं, पोटेशियम साइनाइड से, KCN से, तो अपने को क्या मिलता है, RCN, और बाहर क्या निकल जाता है, KX। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो CH3Cl, इसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CN प्लस, बाहर क्या निकल जाएगा, KCl। तो ये तो बन गया आपका साइनाइड। ठीक है, अगर आपको आइसोसाइनाइड बनाना हो तो अपन पढ़ चुके 10वें पार्ट के अंदर, उसी जगह अपन क्या ले लेंगे, RX प्लस, यहां पर क्या ले लेंगे अपन, AgCN, सिल्वर साइनाइड ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका RNC प्लस AgX, सॉरी क्या निकल जाएगा, AgX। ठीक है, ऐसे ले लो इसको, CH3Cl प्लस AgCN, सिल्वर साइनाइड, क्या बन जाएगा, CH3NC प्लस AgCl। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अपन चैप्टर नंबर 10 यानी जो आपका हेलोजन व्युत्पन्न वाला जो अध्याय है उसमें एल्किल हैलाइड के जो रासायनिक गुण हैं, वहाँ पोटेशियम के साथ जो विक्रिया अपन करवाते हैं या सिल्वर के साथ विक्रिया करवाते हैं, धात्विक साइनाइड के साथ विक्रिया करते हैं, वहाँ अपन इसको देख चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली विधि हो गई, एल्किल हैलाइड से किस प्रकार से आप जो है ये बनाएंगे, साइनाइड बनाएंगे। अब यहां पे बात आ जाती है कि अगर मान लो आपसे पूछ लेता है ये कि एल्केन से कैसे बनाएंगे, है ना, एल्केन से कैसे बनाएंगे। तो देखो एल्केन से बनाने का सीधा तरीका क्या है कि एल्केन से आप पहले क्या बना लो, एल्किल हैलाइड बना लो। कैसे बनाएंगे, 10वें पार्ट में आपने देखा होगा। एल्केन से क्या बना लो, एल्किल हैलाइड बना लो। और फिर इस एल्किल हैलाइड से अगर आपको क्या पूछ लिया जाए, मान लो कि एल्किल हैलाइड से आइसोसाइनाइड कैसे बनाएंगे। अगर एल्किल हैलाइड से अगर मान लो आइसोसाइनाइड बनाना हो तो क्या करेंगे अपन, एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करा दो, सिल्वर साइनाइड से करवा दो। यदि आपको क्या बनाना हो, केवल साइनाइड बनाना हो तो एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवा दो, सीधा सा है।
अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी 10वें पार्ट के अंदर, है ना। ठीक है, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, मिटा दें। चलो अगली अपन बात करते हैं एमाइड से। देखिएगा, एमाइड से जो है हम साइनाइड कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं। देखो, एक तो अपन क्या करते हैं, उसको थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 लेते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, या फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। दो तरीके जो है अपने पास हो सकते हैं। देखिएगा, एमाइड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है एमाइड। कट तो नहीं रहा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको। हाँ ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, चल जाएगा, लेकिन ठीक है थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको मैं। CH3C डबल बॉन्ड O NH2, इसको अपन कहते हैं एमाइड। क्या कहते हैं, एमाइड। जब इस एमाइड को क्या करते हैं अपन, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। P2O5 इसको बोलते हैं अपन फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा यार, देखो यहां से ये ऑक्सीजन और यहां से ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बच जाएगा आपका CH3CN, बाहर क्या निकल गया, H2O। क्या निकल गया, H2O। ठीक है, यहां से दोनों हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। दूसरा और देखो, इसी में देखो CH3C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, देखो यहां से ये दोनों हाइड्रोजन और यहां से ये दोनों क्लोरीन, यानी 2HCl बाहर निकलेगा, एक तो 2HCl, और ये ऑक्सीजन यानी और क्या निकल जाएगा, SO2। क्या निकल जाएगा, SO2 बाहर निकलेगा यहां से, SO2। अब क्या बचेगा, देखो CH3CN, CH3CN। ठीक है, तो ये दोनों विधियां हो गई आपके पास। अगर अपन क्या करेंगे, जो एमाइड है, ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, किसके साथ गर्म करेंगे, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, तो क्या निकलेगा, जल बाहर निकल जाएगा। और इसको अपन क्या करेंगे, थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे, तो SO2 और HCl बाहर निकल जाएगी, और दोनों में क्या बनेगा आपके पास, साइनाइड जो है ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। चलो वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका फटाफट। अगला आता है एल्डोक्सिम से। एल्डोक्सिम क्या होता है, देखो अपन ने पढ़ा था 11वें पार्ट के अंदर एल्डोक्सिम के बारे में, मिटा दें। चलो अगली विधि आती है एल्डोक्सिम से साइनाइड का निर्माण। एल्डोक्सिम, ऑक्सिम जो होता है अगर वो एल्डिहाइड से बन रहा हो तो उसे अपन बोलते हैं एल्डोक्सिम। CH3CH डबल बॉन्ड NOH, इसको अपन बोलते हैं एल्डोक्सिम बोलते हैं। इस एल्डोक्सिम को अपन क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करते, तो यहां से क्या होगा, देखो ये जल का अणु बाहर निकल जाता है इस तरह से। ये जल का अणु यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी H2O। तो क्या मिलेगा तुम्हें, CH3CN, और बाहर क्या निकल जाएगा, ये H2O। ठीक है, एल्डोक्सिम, इसको अपन बोलते हैं एल्डोक्सिम। एल्डोक्सिम को जब अपन क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जल का अणु का यहां पर क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है, और क्या बनता है। अब देखो यहां पर ये एल्डोक्सिम जो है, नाम से पता चल रहा है एल्डोक्सिम यानी एल्डिहाइड से बना हुआ है। अगर कीटोक्सिम होता तो यहां पर ये H नहीं होता, कीटोक्सिम होता तो यहां पर ये H नहीं होता। ठीक है, तो सीधा सा बन सकता है यार, एल्डिहाइड से साइनाइड कैसे बनाएंगे। एल्डिहाइड से पूछ लिया मान लो, तो पहले आपको क्या करना है, एल्डिहाइड से क्या बना लो, एल्डोक्सिम बना लो, और एल्डोक्सिम की क्रिया किस, मतलब एल्डोक्सिम को क्या कर दो, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म कर दो, क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। तो ये हो गया आपके 12वां जो चैप्टर है, 12 चैप्टर और 13 चैप्टर का दोनों को मिला के कोई क्वेश्चन बनाना चाहे तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके बन सकता है। ठीक है, अगले अपन बात करते हैं किससे, ग्रिग्नार विक्रमक से। मिटा दे इसको,
ग्रिग्नार्ड विक्रमांक देखो बहुत सीधा सा है। ग्रिग्नार्ड विक्रमांक के साथ इसका अपन देखते हैं क्या होगा। देखिएगा, मैं इसको पूरे को खोल के लिख रहा हूं ग्रिग्नार्ड विक्रमांक को। देखिए CH3MgBr, अपन जानते हैं इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आता है टूटने पर प्लस आता है। और इसके सामने लिख लेता हूं, मान लो मैं ये Cl और ये Cn, ठीक है। इसकी उद्दीपकता ज्यादा है तो इस पर क्या, कार्बन पर क्या आएगा प्लस आएगा यहाँ पर, और इस पर क्या आएगा माइनस। तो ये तो सीधा जुड़ेगा किसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर, और ये समूह सीधा लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखिए ये CH3Cn प्लस Mg, एक तरफ Br लगा हुआ ही है, एक तरफ और लग जाएगा Cl। क्या बन गया आपके पास मेथिल साइनाइड। क्या बन गया, मेथिल साइनाइड, ठीक है। यानी साइनोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, यानी यहां पर जैसे अपन क्या बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, तो साइनोजन क्लोराइड या क्लोराइड साइनाइड भी कह सकते हैं, साइनोजन क्लोराइड या क्लोराइड साइनाइड, ठीक है। क्लियर, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगला लगा लो कार्बिल एमीन परीक्षण। कार्बिल एमीन परीक्षण मिटा दें। चलो इसमें क्या होगा देखो, कार्बिल एमीन परीक्षण के अंदर क्या करते हैं अपन कि जो एनिलीन होता है, एनिलीन की क्रिया करवाते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ। एनिलीन की क्रिया करवाई जाती है किसके साथ, कार्बिल एमीन परीक्षण। इंपॉर्टेंट कर देना इसको, कार्बिल एमीन परीक्षण। जो एनिलीन है, एनिलीन क्या होता है, ये बेंजीन के ऊपर इस प्रकार से अगर NH2 जुड़ा हो तो इसे अपन बोलते हैं एनिलीन। इस एनिलीन की क्रिया कराते हैं अपन क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म से। CHCl3 और साथ में लेते हैं अपन पोटेशियम हाइड्रोजन, कोई सा भी क्षार ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा देखिएगा, जो बेंजीन है वहां से ये हाइड्रोजन निकलेंगे और क्या हो जाएगा ये NC प्लस, बाहर क्या निकल जाएगा देखिएगा, यहां से ये कार्बन यहां जुड़ गया। अब यहां से क्या निकलेगा देखो H, यानी ये पोटेशियम और यानी 3KCl प्लस ये 3 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके 3 और 3 3H2O। देखिए 3 हाइड्रोजन तो ये हो गए आपके 3 4 और ये 2 6 3H2O। तो ये बन गया आपके इसके प्रकार से, ठीक है। तो ये इस जो अभिक्रिया क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन परीक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन परीक्षण कहलाती है, ठीक है। देख लो ये भी फटाफट आप मिटा दें। चलो अगला आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। ये बहुत ही शानदार है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल से देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अपन करवाएंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ कराएंगे। तो अमोनियम एसीटेट बनेगा और जल का अणु वहां से क्या हो जाता है देखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH। इसकी अपन क्रिया कराते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। ये बनता है अमोनियम एसीटेट, यानी CH3COONH4। बाहर कुछ नहीं निकलता यहां पर, ये पूरा यहां जुड़ जाता है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, जल के अणु का विलोपन होता है। यहां से क्या होता है, जल के अणु का, यहां से जल निकलेगा -H2O, ठीक है। इसको अपने एल्यूमिना की उपस्थिति यानी Al2O3 एल्यूमिना की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, CH3CONH2 एमाइड हो गया क्या हो गया, एमाइड, ठीक है। यहां से जल का अणु निकल गया ना, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो क्या बचेगा CH3CONH2। और एमाइड से कैसे बनाते हैं, अभी अपन ने देखा था यार। इसको आप कुछ भी कर दो, 2 तरीके आपके पास, 2 तरीके इसके बनाने के, इसे बनाने के 2 तरीके। या तो आप इसको क्या करो, फास्फोरस पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में क्या कर दो, गर्म कर दो P2O5, या फिर क्या कर दो इसको, इसकी क्रिया थाइनल क्लोराइड के साथ करा दो SOCl2 के साथ। 2 तरीके भी अपन ने जस्ट देखे थे, तो यहां से कोई सा भी तरीका आप अपना के ये चीज कर सकते हो। गला खराब हो रहा है यार, क्या करें आप, ठीक है जी। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल से। और इसी के साथ ये आपकी जो साइनाइड बनाने की जो विधियां हैं ये फिनिश होती है।
ठीक है, भौतिक गुण आप खुद से पढ़ें, मैंने कहा ही था आपको। ठीक है जी, तो देखिए बहुत इजी है यार, बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना लास्ट चैप्टर चल रहा है, उसके बाद एक जो 17वां चैप्टर बचा हुआ है, हालांकि स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। बाकी के चैप्टर जैसे आपके बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु आपके हटा दिया गया है, और 15वां जो पार्ट है पॉलीमर यानी बहुलक, वो भी आपके पूरी तरह से हट गया है। मजे हो गए, चैप्टर कम हो गए, कोर्स कम हो गया। तो इस बार देखिए यार परसेंटेज अच्छे बनने चाहिए, परसेंटेज अच्छे बनने चाहिए, क्योंकि ये बहाना तो आप निकाल ही नहीं सकते हो, ये बहाना तो आप निकाल ही नहीं सकते हो कि स्कूल नहीं खुली, पढ़ाई नहीं हुई। पढ़ाई का देखो आपके पास मौका है, डेटा आपके पास है, मोबाइल सभी के पास है। ठीक है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यार इसका उपयोग किस प्रकार से करते हो, पढ़ने के लिए करते हो या गाने सुनने के लिए करते हो या अदर यूज करते हो, गेम खेल रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैं कई बार 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 ये कह रहा हूं कि देखो यूट्यूब पे कोई कमी नहीं है, खूब सारे वीडियो पड़े हैं, अब तो भरमार है। मतलब यूट्यूब में खुद जो टीचर वीडियो डालते हैं उनके बीच में कंपटीशन होने लग गया कि यार मैं बेस्ट डालूं, मैं बेस्ट डालूं, मैं बेस्ट डालूं, इस प्रकार का कंपटीशन हो रहा है टीचरों के बीच में भी, देख लो। तो ध्यान रखना कि जब टीचर के बीच में, अगर मान लो कि जो टीचर्स हैं उनके बीच में अगर कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो इसमें बच्चों का फायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। टीचर के कंपटीशन में बच्चों का फायदा होता है हमेशा, क्योंकि अगर टीचर कंपटीशन करेगा तो वो यही चाहेगा ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ, अच्छा पढ़ाऊँ, तो अच्छा पढ़ाएगा तो इसका फायदा बच्चों को मिलेगा। ठीक है, यदि मान लो कि दो इंस्टीट्यूट है, अगर उनके बीच में अगर मान लो फीस को लेकर अगर मान लो कंपटीशन है, ठीक है, उसने कम की, उसने भी कम कर दी, फिर उस कोचिंग ने कम कर ली, फिर दूसरे कोचिंग ने कम कर दी, तो फायदा किसका हो रहा है? बच्चों का हो रहा है ना, कोई फीस कम हो गई है ना। ठीक है, तो यार पढ़ाई करते रहो, सीधी सी बात है, ये तो इधर उधर की बातें होती रहती है, लेकिन आप पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो ये हो गई अपने साइनाइड और आइसोसाइनाइड बनाने की विधियां। अब हम बात करते हैं इनके रासायनिक गुणों के बारे में कि कौन कौन सी जो ये अभिक्रिया देते हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं हम इसके रासायनिक गुणों को लेकर। सबसे पहले अपन बात करते हैं जल अपघटन। क्या करते हैं? जल अपघटन करवाते हैं तो क्या होगा, देखो इधर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जल अपघटन, देखो जल अपघटन का मतलब होता है जल के द्वारा तोड़ना। अब जब जहां जहां से हमने जल निकाला था वहां अगर अपन वापस जल मिला दें, देखो इधर, देखो इधर, अभी हमने देखा था CH3C डबल बॉन्ड ONH2, यहां से हमने क्या किया था, ये जल निकाला था और क्या बना था, CH3CN, क्या बना था, CH3CN, और माइनस क्या हुआ था, जल का अणु बाहर निकला था। अब यदि मैं क्या कर दूं, इसके अंदर फिर से जल मिला दूं, यानी प्लस H2O कर दूं, तो क्या होगा, अगर मैं जल मिला दूं तो क्या हो जाएगा, CH3CONH2, ये वापिस बन जाएगा। भाई ये वापिस बन गया, भाई इसमें से जल डाला था, जल निकाला था, जल वापिस डाल दिया, तो ये बन जाएगा। तो ये तो हो गया जल अपघटन, यही तो हो गया जल अपघटन। चलो इसको मैं व्यवस्थित तरीके से लिखता हूं एक बार। अरे बहुत इजी है रे, केमिस्ट्री बोले तो मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में और पढ़ाने में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। देखिएगा इसका अपन करवाते हैं जल अपघटन, तो क्या होता है देखिए, CH3CN, इसका अपन कराएंगे जल अपघटन H2O, तो ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और NH2। अगर अपन फिर से इसका जल अपघटन करवा दें, फिर से तो क्या होगा, देखो यहां से OH यहां लग जाएगा, इस जगह पे लगेगा ये। ठीक है, क्योंकि यहां क्या है, इस बंध में अगर अपन देखें तो कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, इसकी ज्यादा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ये लेके निकलेगा इस तरह से, इस पर क्या आएगा प्लस, और ये कैसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस के रूप में, तो ये H प्लस तो लग जाएगा इसके ऊपर और ये OH इस कार्बन के साथ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो सीधी सी बात है, CH3 क्या है ये, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा ये OH,
और ये हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, NH2 तो ऑलरेडी एक और लग गया तो क्या हो जाएगा NH3। कितना इजी है रे, कितना इजी है, अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है यार। वही चीज है, अगर इसकी अभिक्रिया अगर मैं फिर से करा दूं, अभी हमने इसकी क्रिया करवाई थी तुम्हें पता हो तो, इसकी क्रिया हमने करवाई थी तो क्या बना था रे, इसकी क्रिया कराई थी तो क्या बना था, क्या बना था, क्या बना था, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया ये। इसकी क्रिया भी अपन ने थोड़ी देर पहले करवाई थी तो आपके पास बना था CH3COO NH4 बना था, तुम्हें पता हो तो बना था। फिर हमने क्या किया था, इसको गर्म किया था रे, गर्म करने से क्या बना था, अभी जो क्यों हुआ था उसकी बात कर रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड O NH2 बना था, ये बना था ना भाई, यहां से जल का अणु बाहर निकला था यहां से, ठीक है। फिर इसने इसको और गर्म किया था तो क्या बना था रे, इसको और गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा CH3CN, यानी यहां से भी क्या निकला था H2O, यहां से भी क्या निकला था H2O। देखो कितनी कमाल की रिएक्शन है यार। अब सोच लो आप, इस रिएक्शन को किस प्रकार से घुमाया जा सकता है, इस रिएक्शन को किस प्रकार से घुमाया जा सकता है। ABCD के रूप में घुमा के दे देंगे, A लिया, B लिया, C बना, फिर A ले लिया, फिर A बन गया। इस तरह से कैसे भी रिएक्शन बन सकती है, ठीक है। तो इसको लिख लो फटाफट। मेन रिएक्शन तो आपको ये लिखनी है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था ताकि आपको ध्यान में रहेगी किस प्रकार से कौन क्या चीज हो रही है। जल अपघटन का लिख लो आप फटाफट, ठीक है जी। अगर यहां पर अपन क्षार ले लेंगे तो वही चीज आ जाएगी आपके पास, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। अगला अपन लेते हैं अपचयन। अगली जो अपन लेंगे वो ले लेंगे अपन अपचयन। अपचयन के बारे में अपन इसी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, मेंडियस अपचयन के बारे में पढ़ा था अपन ने। मेंडियस अपचयन में अपन ये चीज ली थी, मेंडियस अपचयन के अंदर, और वो यहां पर अपन देख रहे हैं मेंडियस अपचयन या अपचयन कुछ भी ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाते हैं अपन, ठीक है जी। चलो करवाते हैं। CH3CN क्या कराएंगे अपचयन। दूसरा CH3NC क्या करवाएंगे अपचयन। करवाते देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, एक तो ये हो जाएगा CH3CH2NH2 प्राथमिक एमीन बनता है, ठीक है। और इसमें क्या बनता है, द्वितीयक एमीन बनता है, सबको पता है। ये 4H सॉरी क्या बनता है, द्वितीयक एमीन बनता है। क्या हो जाएगा ये CH3NHCH3, तो ये तो हो गया आपका 1 डिग्री एमीन, और ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। सीधा सा है यार, सीधा सा। यहां से देखो 2 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे CH2, फिर 2 लगेंगे, 2 यहां पर लग जाएंगे NH2 के साथ में, यहां से 1 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। तो ये अपने इसी चैप्टर के अंदर देख चुके हैं एमीन निर्माण की विधियों में। एमीन निर्माण की जो विधियां है वहीं पर हमने इसको देखा था, सारा का सारा पूरा का पूरा था। ये मिटा दें, चलो बहुत बढ़िया। अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है थार्प अभिक्रिया। अगली जो रिएक्शन है वो है कौन सी, थार्प अभिक्रिया। नेम्ड रिएक्शन है थार्प अभिक्रिया। देखो बहुत अच्छी है ये भी। थार्प अभिक्रिया में क्या होगा देखिएगा, CH3CN इसकी क्रिया भी अपन किसके साथ करवाते हैं, सेम CH2, ठीक है। इसको थोड़ा सही लिख देता हूं मैं, CH2 को भी, चलो आपके क्या की मेरी तो आदत है। CH2 ये H और ये क्या हो जाएगा CN। अब इसमें क्या होगा यार, देखो कि ये जो समूह है ना ये लग जाएगा इसके साथ, और ये पूरा समूह इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो क्या होगा देखो इधर आप CH3, इधर क्या लग जाएगा इसके साथ NH, और ये हो जाएगा आपका CH2 और CN। ये होता है जो इमीन जो यौगिक होते हैं, इमीन परिवार का जो सदस्य होता है, इस प्रकार के द्विलक यौगिक हो गए, यानी 2 अणु जुड़ गए आपस में, ये यानी क्या हो गया, एक द्विलक हो गया। ये होता है थार्प अभिक्रिया। कौन सी होती है, थार्प अभिक्रिया, ठीक है। अगले अपन बात करते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, ग्रिग्नार अभिकर्मक।
देखिएगा ग्रिनियर विक्रमक के साथ अपन क्रिया करवाते हैं इसकी, बहुत सीधी सी होगी ये भी रिएक्शन और मजेदार भी होगी ये। देखिएगा CH3C, इसको खोल के लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, CN, ठीक है, और ये CH3MgBr। अपन जानते हैं यहां देखो किसकी उद्युत ऋणता ज्यादा होती है, कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन की उद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन किस पर आ जाएंगे, ये नाइट्रोजन पर। इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस। और यहां हम जानते हैं कि यहां इस पर क्या आता है, माइनस, इस पर क्या आता है, प्लस। तो सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से आपके दिमाग में आ चुकी होगी कि क्या होगा, ये जो समूह है ये जुड़ेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और ये मैग्नीशियम लग जाएगा किसके ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो देखते हैं यार अगली क्या कंडीशन बनती है। देखिएगा CH3, ये कार्बन, इसके ऊपर कौन जुड़ गया बताओ, कार्बन के ऊपर कौन जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। जोड़ दो ये CH3, यहां पर 3 बंद थे, ठीक है, एक बंद टूट गया तो कितने बचेंगे, 2 बंद, ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ इधर कौन जुड़ रहा है, ये मैग्नीशियम, और क्या जुड़ रहा है बताओ, ये Br जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, Br जुड़ रहा है, ठीक है। अब इसका अपन क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जल अपघटन, यानी 2H2O जल अपघटन करवाते हैं। तो क्या बनेगा, देखिएगा इधर CH3C डबल बॉन्ड O CH3, घबराओ मत, भी मैं बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है। और बनेगा आपके MgOH और ये Br, और एक बार निकल जाएगा आपके NH3, ठीक है, क्लियर। अब इसमें कैसे क्या हो रहा है, एक बार आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर मैं बताता हूं कि इसके अंदर कैसे क्या हो रहा है। ये मिटा दे, चलो देखो इसमें कैसे क्या हुआ, समझना आप ध्यान से। मैं इधर लिख रहा हूं इसको, जल के अपन ने 2 अणु लिए। कितने लिए, जल के अपन ने 2 अणु लिए। यहां लिख रहा हूं मैं इसको CH3 और ये CH3 डबल बॉन्ड N, और ये है MgBr। यहां अपन ने जल के 2 अणु लिए, तो ये इस प्रकार से देखो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये O और ये H और ये H, ठीक है जी। थोड़ा इसको आगे लिख देता हूं, ये ऑक्सीजन हो गया, ये H और ये H, ये जल का अणु, तो ये ऐसे टूट जाएगा देखो। तो ये तो पूरा हो गया, आपके सामने देख ही सकते हो आप, ये CH3COCH3, ठीक है जी। और ये इसको ऐसे लिख लो आप, H और ये OH, तो ये यहां से टूट जाएगा। तो ये बार क्या गया देखो, NH3, ये MgOHBr और ये CH3COCH3, ठीक है जी। तो ये इस प्रकार से टूटता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया ग्रिनियर विक्रमक के साथ अभिक्रिया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, मैं साइड में हो जाता हूं, मिटा दें। चलो, बहुत ही इजी रिएक्शन है इसकी सारी की सारी। अगली जो अपनी जो अभिक्रियाएं आती है वो आती है कौन सी, योगात्मक अभिक्रियाएं, यानी बाहर कुछ नहीं निकलेगा उसके अंदर, जो भी होगा जुड़ेगा सीधा सा सीधा, डायरेक्ट ही जुड़ता ही जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो अपन देखेंगे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, सारी चीजें अपन देखते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। देखिएगा सबसे पहले अपन कराते हैं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, CH3CN, ठीक है। इसकी क्रिया अपन करवाते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, मुख्य रूप से आइसोसाइनाइड के साथ कराई जाती है, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से नहीं करता है, कुछ या कुछ हो सकता है, कुछ 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 इसके साथ नहीं होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, आइसोसाइनाइड के साथ करता है ये NCCl2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3 और ये N डबल बॉन्ड C, और इधर ये Cl, इधर ये Cl, इस प्रकार से, है ना, ठीक है। अगला अपन कराते हैं किसके साथ, सल्फर के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, सल्फर के साथ, CH3NC, सल्फर के साथ क्रिया करवाते हैं। ये हो जाएगा CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये हो गया सल्फर के साथ। अगला ओजोन के साथ करवा दो, CH3NC प्लस O3, ये हो जाएगा CH3
N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बाहर क्या निकल जाएगा O2। ये होता है मिथाइल आइसोसाइनेट MiC, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी प्रकार से मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ करवा दो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ करवा दो CH3NC प्लस 2HgO, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस Hg2O, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो सारी की सारी कौन सी अभिक्रिया है, ये योगात्मक अभिक्रिया। ये भी क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट ही है, MiC लिख सकते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट MiC, ठीक है जी। अगला आता है एक समावयवीकरण, यानी इसको गर्म करने पर क्या होता है, समावयवीकरण यानी समायुता इसके अंदर बन जाती है। जैसे मान लो कि ये CH3NC है, इसको आप गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, तो ये हो जाएगा CH3CN हो जाएगा। ये हो गया आपका समावयवीकरण, 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 ठीक है, क्लियर। तो ये जो आपका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था, मजेदार टॉपिक, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। बहुत ही इजी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सारी की सारी रिएक्शन बहुत सरल है, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा था कि एक तो इनके बनाने की विधियां कौन कौन सी है उनके बारे में चर्चा की, और हमने बात की इनके रासायनिक गुणों के बारे में। किसके बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में। बाकी देखिए कि जो नॉर्मल टॉपिक है आपके, एक तो यूरिया बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, एक बचा हुआ है नाइट्रो यौगिक, तो उनको भी अपन 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। एक लेक्चर के अंदर छोटा सा लेक्चर बनेगा, लगभग 20-25 मिनट का बनेगा, यूरिया वो क्लियर कर देंगे। और एक बचेगा आपके नाइट्रो यौगिक, वो थोड़ा लंबा होगा, उसके अंदर रिएक्शन भी है, अच्छी भी है, उसके अंदर क्या कि थोड़ा अनुनाद भी होता है, अनुनाद को भी अपन थोड़ा समझेंगे, उसके अंदर किस प्रकार के अनुनाद होते हैं, ठीक है। एक मेरे पास बार बार एक मैसेज आ रहा है कि सर इंपॉर्टेंट वीडियो बनाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यार अभी तो शुरू कर रहे हैं यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ठीक है। वैसे मैं क्या कि जो जो चैप्टर होते हैं उसके अंदर आपको बता ही रहा हूँ कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टारगेट कर रखा है भाई यार मुझे अच्छे नंबर लाना है, अच्छा स्कोर करना है, तो आप सारा पढ़ो ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सिर्फ उन बच्चों के लिए काम आते हैं कि जिनको लगता है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, केमिस्ट्री मेरे बस की बात नहीं है, तो उन बच्चों के लिए जरूरी होता है कि यार चलो ठीक, उनको इतना हमेशा मैटर तो अपन दे दें ताकि वो पास हो जाए, बेचारे का साल बच जाए। तो ये चीज़ें वहाँ काम आती है यार। आप अगर पढ़ रहे हो तो यार पूरा पढ़ो। फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि सर मेरी तो हालत ख़राब है, मैं तो 20 मझधार में हूँ, कभी भी डूब सकता हूँ, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपके लिए अलग से हम वीडियो लेके आएंगे जहां हम बताएंगे, ये बताएंगे। देखो वीडियो तो अलग से बनाएंगे नहीं, लेकिन एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बता दूंगा कि किस टॉपिक पे या किस चैप्टर में कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि उससे आपके कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, अभी समय है यार। मेरा जहाँ तक मानना है कि 20 मई के आसपास आपके एग्जाम हो सकते हैं। 20 मई, मैं एक डेट मान के चल रहा हूँ, 20 मई, ठीक है। तो 20 मई को लगभग आपके एग्जाम हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सर आपने कहा था 20 मई को होगा, ठीक है, मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है, ये समझ लो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ टॉपिक साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अगली क्लास में हम बात करेंगे यूरिया के बारे में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, सुरक्षित रहिए। सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि एक बार अगर जुकाम हो गया ना तो लोग आपको क्या मान लेंगे, कोरोना पेशेंट मान लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सावधानी के साथ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। विदा लेते हैं, धन्यवाद।